गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। सो आज का हमारा टॉपिक गर्भिणी व्यापन है। तो लेसन काफ़ी बड़ा है। टेक्स्ट बुक जो शॉर्ट टेक्स्ट बुक है इसमें 46 पेजेस है, लेकिन ये एनसीएसएम के अकॉर्डिंग पीडीएफ है, तो हम लोग इसी को वर्ड टू वर्ड फॉलो करेंगे तो ये अपना हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, और हम लोग ट्राई करेंगे कि 1 आवर में ये हो जाए करके। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो बेसिकली देखो, लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमारे एज इट इज क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, जैसे भी डिस्क्राइब निदान, लक्षण, चिकित्सा और गर्भिणी व्यापद, अरुचि, हुल्लास, छर्दी और विबंध। तो अरुचि, हुल्लास, छर्दी, विबंध, इसमें से कोई भी पूछ सकता है। फिर डिस्क्राइब निदान, लक्षण, चिकित्सा और गर्भिणी व्यापद, अतिसार, अर्श, परिकर्तिका, उदावरता, वैवर्ण्य, कंडू, किक्केस। ठीक है, फिर डिस्क्राइब गर्भिणी पांडु, जो डिटेल में दिया है। ठीक है, तो कभी गर्भिणी पांडु, ये एक हो गया, ये एलएक्यू हो गया। फिर गर्भिणी ज्वर, एसएक्यू है। फिर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड एचटीएन, प्री इक्लैम्शिया, इक्लैम्शिया, डिस्क्राइब पॉजिटिव फैक्टर्स, क्लिनिकल फीचर्स एंड मैनेजमेंट। फिर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्री इक्लैम्शिया, इक्लैम्शिया। देखो, जो चीज सिलेबस में डबल की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर डिस्क्राइब गेस्टेशन डायबिटीज, थायराइड डिसफंक्शन, एचआईवी। फिर डिस्क्राइब मल्टीपल प्रेगनेंसी, फिर डिस्क्राइब ट्विन प्रेगनेंसी, फिर डिस्क्राइब एंटीपार्टम हेमोरेज। मैं लास्ट के 3 तो एंटीपार्टम हेमोरेज ही है। तो एक चीज जो आप इंडेक्स से समझ सकते हो वो क्लियर है कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन और एंटीपार्टम हेमोरेज, ये 2 टॉपिक जो है वो मस्ट नो है, मस्ट नो। डिस्क्राइब इंड्यूस्ड प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन और एंटीपार्टम हेमोरेज। तो अगर आपके पास टाइम है कभी पढ़ने को, तो आई विल रिकमेंड कि एक बार डीसी दत्ता से डेफिनेटली गो थ्रू करो। मैंने एक बार उसको, आई हैव रेड इट फ्रॉम दत्ता बोथ प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन एंड एंटीपार्टम हेमोरेज। बट अभी क्योंकि वी हैव टू रैप इट अप क्विकली, हम लोग यही बुक रेफर करेंगे। ठीक है, तो एज दिख रहा है कि यहाँ पर अगर 12 लेसन ऑब्जेक्टिव्स है तो उसमें से 12 में से 5 प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन और एपीएच ही है। सो वी विल स्टार्ट विद दैट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ओके, एडेमा इन प्रेगनेंसी, दिस फीवर खत्म हुआ इधर, एंड आई गेस यहाँ से एडेमा इन प्रेगनेंसी के बाद प्री इक्लैम्शिया। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ये अपना प्री इक्लैम्शिया है, तो अपने को यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, प्री इक्लैम्शिया, लेट्स स्टार्ट। तो देखो क्वेश्चन, प्री इक्लैम्शिया पूछे या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, पीआईएच पूछे, वी हैव टू राइट सेम थिंग। ठीक है, या फिर इसको टॉक्स या प्रेगनेंसी या मराठी में गर्भावस्थक जन्य विषम्यता, विषम्यता। ठीक है, तो देखो एक और चीज, ऑलवेज मेक इट अ हैबिट टू रीड द क्वेश्चन बोथ इन इंग्लिश एंड मराठी। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि हमारे एमयूएचएस है तो हम लोग मराठी का क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं, इंग्लिश का छोड़ देते हैं, तो और शॉक हो जाता है कि क्या पूछा। इंग्लिश का वर्जन पढ़ लो, उसमें प्रॉपर लिखा रहेगा। ठीक है, अभी डेफिनेशन देखो, ये डेफिनेशन चला हुआ डेफिनेशन है, फिलहाल के लिए काम किए, लेकिन अभी मैं यही लेने वाला हूँ। अपने चैनल पे नोट्स में प्रॉपर डेफिनेशन का अलग से पीडीएफ डाला हुआ है, लेकिन अभी के लिए ये ठीक है। प्री इक्लैम्शिया इज अ डिजीज स्पेसिफिक ऑफ लेट प्रेगनेंसी डेवलपिंग आफ्टर 20 वीक्स। ठीक है, क्या आफ्टर 20 वीक्स, ठीक है, बस इतना याद रखो, आफ्टर 20 वीक्स। ठीक है सर, लेट प्रेगनेंसी के लिए आफ्टर 20, कैरेक्टराइज्ड बाय, कैरेक्टराइज इसमें 3 चीजें हैं। persistent hypertension, word persistent important है, persistent hypertension at or above 140/90 mm of Hg, at or above 140 systolic and 90 diastolic। सेकेंड इसमें फीचर है एडेमा, ठीक है, या शोथ और प्रोटीनूरिया, यूरिन
में प्रोटीन, ठीक है। तो प्रीक्लैम्सिया का ऊपर का जाने दो, बस इतना याद रखो, प्रेगनेंसी में 20 वीक्स में होती है, आफ्टर 20 वीक्स। और उसमें 3 फीचर्स हैं। परसिस्टेंट हाइपरटेंशन, कितना, एट और अबव 140/90 mm ऑफ Hg, 140 सिस्टोलिक, 90 डायस्टोलिक, एडेमा रहेगा और प्रोटीनूरिया। इन दिस सिंड्रोम एडेमा इज अर्लीस्ट एंड फॉलोड बाय हाइपरटेंशन एंड देन प्रोटीनूरिया। तो इसका सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले इसमें जो है वो क्या आएगा, एडेमा आएगा, फिर अपना एडेमा के बाद अपना हाइपरटेंशन और उसके बाद अपना प्रोटीनूरिया। तो क्या याद रखना है अपने को कि सबसे पहले एडेमा, एडेमा के बाद HTN और फाइनली लास्ट में अपना प्रोटीनूरिया, प्रोटीनूरिया। तो ये जो सीक्वेंस है कि कौन कब आता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एडेनमा फिर HTN फिर प्रोटीनूरिया। पर एटियोलॉजी अननोन है, ठीक है। उसके बाद प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, सबसे पहले एज, हमेशा याद रखो कि प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स में शुरू होता है एज से। ये अगर आपको ठोकना भी ना, आपको नहीं भी आता है, हमेशा स्टार्ट करने का एज से, या तो टीनेज हो या अल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा, मतलब ओल्ड मोर देन 35 हो, ठीक है। फिर अपना ये क्या बोलते हैं उसको, SE स्टेटस या न्यूट्रिशन का स्टेटस, तो उसमें माल न्यूट्रिशन, ठीक है। मोस्टली सब जगह गायनेक में यही होता है, ठीक है, कि या तो एज बहुत छोटी या बहुत बड़ी फीमेल रहेगी या उसका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं रहेगा। उसके अलावा प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन सच एज हाइडेटिफॉर्म मोल। हाइडेटिफॉर्म मोल एक ही वर्ड है, हम आई हेट इट व्हेन टेक्स्ट बुक्स ऐसे करते हैं, ठीक है। ये हाइडेटिफॉर्म मोल एक वर्ड है। मल्टीपल प्रेगनेंसी, हाइड्रामिनोस, RH इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। कोई मेडिकल डिसऑर्डर पहले से, जैसे हाइपरटेंशन, नेफ्राइटिस या डायबिटीज। देखो, डायबिटीज से नेफ्रोपैथी होने वाली है, डायबिटीज से रेटिनोपैथी होने ही वाली है, और हाइपरटेंशन, तो अपने पास हाइपरटेंशन और डायबिटीज याद रखो, इट इज हेरिडेटरी और ओबेसिटी, ठीक है। फिर यहाँ पे ऊपर बोला कि इटियोलॉजी नहीं पता है, बट देर आर इंपॉर्टेंट थियरीज, जैसे प्लेसेंटल टॉक्सिन थियरी। टॉक्सिन सब्सटेंसेस है फ्रॉम इन्फेक्टेड प्लेसेंटल टिश्यू आर अब्सॉर्ब इनटू मैटरनल ब्लड कॉजिंग टॉक्सीमिया, ठीक है। मतलब प्लेसेंटा से जो है वो ब्लड में टॉक्सिन्स जा रहे हैं, ठीक है। ये एक थियरी है। दूसरी, इंडोक्राइन डिसफंक्शन, पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपरट्रोफी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हो जाती है, हाइपरट्रोफी, तो वहां पर ACTH का एक्सेसिव सिक्रेशन होता है, जिससे वाटर एंड सॉल्ट रिटेंशन। तो इस थियरी में एडेमा सॉल्व हो गया। इस थियरी में क्या सॉल्व हो गया आपका, एडेमा सॉल्व हो गया कि एडेमा क्यों आ रहा है, एडेमा क्यों आ रहा है, क्योंकि ACTH ओवरवर्क कर रहा है, सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपरट्रोफी हो रही है, तो उससे पिट्यूटरी ओवरवर्क कर रही है, तो उससे ACTH ओवरवर्क कर रहा है, उससे वाटर सॉल्ट रिटेंशन हो रहा है। फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से पिट्रेसिन आ रहा है, वो ड्यू टू हाइपरट्रोफी विच कॉजेस वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड एंटी डायूरेटिक इफेक्ट। ये बेसिकली ये वाली थियरी, एंडोक्राइन डिसफंक्शन एक्सप्लेन्स हाउ एडेमा अकर्स वेरी वेल। तो आपको बस याद रखोगे एडेमा कैसे होगा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड बड़ा हो जाएगा, उससे एंटीरियर पिट्यूटरी बड़ा हो जाएगा, उससे ACTH ज्यादा आएगा, ठीक है। आप पोस्टीरियर वाला पार्ट नहीं भी लिखा हो एग्जामिनर, तो एग्जामिनर को देखो, इट इज इम्पोर्टेंट टू कवर हेडिंग्स, नॉट सो इम्पोर्टेंट टू डुएल इनटू डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद फिर डाइटिक डिफिशियंसी, इंडिया में प्रोटीन डिफिशियंसी अभी तो आजकल बहुत ट्रेंड में, सब लोग वही रील्स बना रहे हैं, ठीक है। तो प्रोटीन कम है, उससे क्या हो गया, हाइपोप्रोटीनेमिया, और हाइपोप्रोटीनेमिया से एडेमा, और एडेमा से हाइपरटेंशन, ठीक है। तो ये आप खुद से लिख सकते हो। फिर यूटेरोरिनल रिफ्लेक्स टेंशन थियरी, कि जो यूटेरस है वो किडनी में प्रेशर डाल रहा है, उससे रीनल इस्चेमिया हो रहा है, कॉजिंग हाइपरटेंशन, एल्यूमिनिया एंड सॉल्ट रिटेंशन। और हाइपर प्लेसेंटोसिस, लार्जर द प्लेसेंटल मास, इट इज प्रीक्लैम्सिया, ठीक है। ऑनेस्टली सब थियरीज नहीं भी याद रखोगे चलेगा,
बस याद रखो, नाम याद रखो, प्लेसेंटल टॉक्सिन, इंडोक्राइन डिसफंक्शन, फिर डायटेटिक डेफिशिएंसी, यूटेरोरीनल रिफ्लेक्स और हाइपर प्लेसेंटोसिस। ठीक है, इतना याद रखो, इट विल बी मोर देन इनफ। ठीक है, आते हैं आगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और है, और 3 थियरीज है। जैसे कौन सी थियरी है, ये थियरी क्या है, फैमिलियल हाइपरटेंसिव थियरी। ये थियरी तो मतलब एकदम सिंपल है, क्या वो है, फिर ओवर सॉल्ट ईटिंग, अगर मोर देन 10 ग्राम पर डे वो कर रहे तो उसे सोडियम शिफ्टिंग मेक्स इट, ठीक है, और स्ट्रेस हाइपरटेंशन। ठीक है, लेट इट बी, जैसे मैंने बोला, जस्ट रिमेम्बर क्या, ये वाला एंडोक्राइन डिसफंक्शन, अपना जो पिट्यूटरी, सॉरी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवरियन एक्सेस है, बस याद रखो। और प्लेसेंटा बड़ा हो जाएगा, डाइट में प्रोटीन कम रहेगी, और यूटेरस जो है वो किडनी को टेंशन देगा, ओवर सॉल्ट ईटिंग, फैमिली स्ट्रेस हो गया। अभी टाइप्स अगर देखना है तो माइल्ड प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन में क्या है, बीपी इज एट एंड अबव 140/90। अभी भी ना पेपर में थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने के लिए लिखने का 140 सिस्टोलिक 140 mm of Hg एंड डायस्टोलिक 90 mm of Hg। ठीक है, बट बिलो 160 सिस्टोलिक 160 mm of Hg एंड डायस्टोलिक 110 mm of Hg। आपका पढ़ा भी हो जाता है और एग्जामिनर को लगता भी है कि यू नो। ठीक है, इनसे सब प्रॉपर लिखेंगे तो ठीक है। देर इज एडेमा एंड और प्रोटीन होता है। माइल्ड में क्या हो रहा है कि 160 तक बॉडी कंपेंसेट कर रही है, 160 के ऊपर बीपी बढ़ने नहीं दे रही है, और एडेमा या फिर प्रोटीनूरिया में से कोई एक है। ठीक है, फिर सीवियर पीएच, सीवियर पीएच में क्या है, 160 का बैरियर क्रॉस हो गया है विद एडेमा, और यहाँ पे सिम्टम्स क्या है, हेडेक, आई के सिम्टम्स है डिमनेस ऑफ विजन, एडेमा हो राइज, एपिगैस्ट्रिक पेन और वोमिटिंग। ठीक है, इतना बस याद रखो कि माइल्ड में 160 के ऊपर हाइपरटेंशन नहीं जाता है, और सीवियर में 160 को क्रॉस कर लेता है। जाहिर सी बात है, अगर 160 को क्रॉस करेगा तो हेडेक होगा, आई सिम्टम होगा। ठीक है, और याद रखना इसमें ये जो प्रोटीनूरिया का सिम्टम है, ये थोड़ा प्री इक्लेम्शिया जब बोलेंगे तो उसके लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, प्री इक्लेम्शिया के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पर एडेमा देखो, फिजियोलॉजिकल एडेमा और पैथोलॉजिकल एडेमा, आई डोंट नो यहाँ पे क्यों दिया हुआ है, लेकिन दिया हुआ है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, देख लेते हैं। फिजिकल एडेमा कहाँ का अकर्स ओनली इन द डिपेंडेंट पार्ट्स, डिपेंडेंट मतलब नीचे है, जैसे लेग्स है। ठीक है, और पैथोलॉजिकल एडेमा क्या है, पेरी ऑर्बिटल एडेमा। ठीक है, पेरी ऑर्बिटल एडेमा और वल्वल एडेमा। ठीक है, आप अगर डीसी तक खोलोगे ना तो उसमें वल्वल एडेमा का एक बहुत बहुत अच्छा पिक्चर दिया हुआ, जिसमें लिटरली वो फीमेल पेशेंट का पूरा वल्वा एडेमेटस हो गया है, काफी काफी मतलब इट लुक्स वेरी पेनफुल, बट यू विल ऑलवेज रिमेम्बर वल्वल एडेमा क्या होता है वो पिक्चर देखने के बाद। और पेरी ऑर्बिटल एडेमा, वी कैन इवन सी दिस इन एनीमिया, रेनल डिसीज। ठीक है, फिर वेट गेन, फिजियोलॉजिकल एडेमा में लेस देन 500 ग्राम, और पैथोलॉजिकल में मोर देन 500 ग्राम। ठीक है, अगर मोर देन 500 ग्राम पर वीक इंपॉर्टेंट है, पर वीक। ठीक है, फिर टाइम ऑफ अकरेंस, फिजिकल एडेमा कब होगा, एट द एंड ऑफ द डे और फिजिकल स्ट्रेस के बाद। फिजिकल एडेमा सुबह सुबह उठेंगे तो भी रहेगा ऑल द टाइम, आई एम सॉरी। फिर इफेक्ट ऑफ रेस्ट जो है वो यूजुअली रिलीव्स आफ्टर रेस्ट, और फिजिकल एडेमा डज नॉट रिलीव आफ्टर रेस्ट। फिर और बेसिकली फिजिकल एडेमा में और कोई भी आपको फीचर्स नहीं मिलेंगे, कोई भी और प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, एनी अदर फाइंडिंग्स एब्सेंट। अभी यहाँ पर अपने को HTN या प्रोटीनूरिया मिल के अपन बोल सकते कि वो प्री इक्लेम्शिया है। हमें बोल रहा था ना कि क्यों दिया हुआ इधर, यहाँ पर इसलिए दिया हुआ है क्योंकि एडेमा सबसे पहले दिखता है प्री इक्लेम्शिया में। तो इफ यू आर अ गुड doctor, or if you are a good wannabe option GYN but you are doing GP, then
you should know when to identify, when to predict the patient might go in preeclampsia. तो एडेमा डॉक्टर को साइन देता है कि this patient might go in preeclampsia, so warn her and gain her trust. ठीक है, अपनी प्रैक्टिस थोड़ी चमकाने के लिए. फिर क्लिनिकल फीचर्स, सिम्टम्स, women remain normal before 20 weeks of pregnancy and thereafter edema develops over feet, ankles, legs, hand, face, abdominal wall, vulva. अभी यहाँ पर टाइटनिंग ऑफ रिंग ऑन फिंगर, ठीक है, मतलब एडेमा देखो, अभी पेशेंट आपके सामने आएगा तो आपको फीट लेग उतना दिखता नहीं, और बहुत बार क्योंकि ओपीडी छोटे होते हैं तो आपको पेशेंट का सिर्फ हेड और हाथ और चेहरा ही दिखता रहता है. तो टाइटनिंग ऑफ रिंग ऑन फिंगर, उसका जो रिंग है लिटरली हाथ पे गड्ढा छोड़ता रहता है, बहुत टाइट हो जाता है, एंड दैट इज क्विक एडेमा है. ऐसा आइडेंटिफाई करें, दिस इज क्वाइट कॉमन. जब मतलब फीमेल पेशेंट्स को एडेमा होता है एनी रीजन, तो उनकी रिंग जो है वो टाइट होने लगती है. लेकिन ये ऑब्जर्वेशन की बात है, स्ट्रीट स्मार्टनेस की बात है, यू शुड आइडेंटिफाई इट. ठीक है, क्योंकि देखो बहुत बार मेडिकल फील्ड के साइन सिम्टम्स अपने आंखों के नीचे रहते हैं, बट वी नीड आईज टू सी इट. ठीक है, और टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं तो अभी टेक्स्ट बुक में पढ़ लिया तो नाउ वी नीड टू सी इट, और नाउ वी कैन सी इट बिकॉज नाउ आवर ब्रेन नोज कि टाइटिंग ऑफ रिंग ऑन फिंगर, अगर रिंग टाइट हो रही है इट इज अ साइन कि वो एडेमा है. स्लीपलेसनेस, गिडीनेस, हेडेक, यहाँ पे आई सिम्टम जैसे डिमनेस ऑफ विजन, डिप्लोपिया, फ्लैशेस ऑफ लाइट, मतलब ऑप्थेल्मिक कंप्लेंट्स पेशेंट डेवलप करेगी. राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, हेपेटिक सबस्क्यूलर हेमोरेज, वॉमिटिंग और ओलिगोयूरिया, यूरिन वॉल्यूम लेस देन 300 ml in 24 आवर्स. ठीक है, ठीक है, तो अभी ये सिम्टम्स है, मतलब ये पेशेंट कंप्लेंट करेगी तो पेशेंट क्या बोलेगी, सर सब ठीक चल रहा था, अभी एडेमा होने लगा है. तो एडेमा अगर पेशेंट जो है वो क्राई नहीं होगी तो हाई चांस से आके बताएगी कि एडेमा बढ़ गया है करके, स्लीपलेसनेस है, या कोई ऑप्टन का सिम्टम है, या सर बहुत दर्द कर रहा है, या राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन है लिवर के इधर, या वॉमिटिंग ज्यादा हो रही है, या यूरिन पास नहीं हो रही है. ठीक है, कोई भी एक कंप्लेंट लेके पेशेंट आएगी तो ये सब क्या होंगे, C/O, कंप्लेंट ऑफ पेशेंट. ठीक है, अभी मान लो किसी वजह से पेशेंट एएनसी इंडियन हेल्थ केयर विजिट के लिए आई है और उसने आपको कोई सिम्टम नहीं बताया, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप पेशेंट को मिस कर दोगे, नहीं, आपको साइन दिखने हैं. सडन वेट गेन 3 kg पर मंथ. अभी देखो हम लोग मैक्स टू मैक्स एएनसी में 1 मंथ का गैप तो रखते ही है, इसलिए एएनसी में वेट ट्रैकर, एएनसी में हर जगह वेट, अगर वेट गेन मोर देन 3 kg है लास्ट एएनसी विजिट से, अगर वो 1 मंथ पहले थी, तो थिंक के कुछ तो साइन दे रहा है मेरे को. राइज इन बीपी, बीपी इसलिए हर एएनसी विजिट में लेना है. ठीक है, 20 वीक से पहले नॉर्मल टेंसिव रहेगी, लेकिन अभी बीपी बढ़ गया तो क्या करोगे आप, पेशेंट को बोलोगे चल के रेस्ट करो, हाफ एन आवर रेस्ट करो, बिठाओ उसको, फिर दोबारा बीपी लो उसका 15 से 20 मिनट्स के बाद. ठीक है, फिर एडेमा, पिटिंग एडेमा ओवर लेग्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी. फिर ऑब्स्टेट्रिक फाइंडिंग, अभी आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट लिखना कि इक्लैम्पशिया के पेशेंट में ऑब्स्ट्रक्टिव फाइंडिंग क्या मिलेगी कि fetal growth remains normal, fetal growth normal in mild type. ठीक है, retarded fetus, scanty liquor and fetal death can happen in severe type. अभी ये जो है वो ये बस लिखना है, क्लिनिकली रिलेवेंट नहीं है कि ठीक है, मतलब अगर इतना डेंजर होगा तो पेशेंट ऑलरेडी डेंजर होगी, ऑलरेडी आपके पास एडमिट होगी, तो अपने को कि कोई बस याद रखो ऑब्स्टेट्रिक, आई एम रियली सॉरी, obstetric finding, fetal growth remains normal in mild type, एक growth rate fetus scanty लिखा है, fetal death can happen in severe type. ये लेकिन आंसर में चाहिए एग्जामिनर को obstetric finding mild type growth rate. ठीक है, फिर अभी इन्वेस्टिगेशंस. ठीक है, यूरिन एनालिसिस. ठीक है, यूरिन एनालिसिस देखो, कभी भी अभी यूरिन एनालिसिस लिखोगे ना तो मेक इट अ हैबिट. कैसे लिखने का, यूरिन एनालिसिस. ठीक है,
यहाँ आप वो रूटीन माइक्रोस्कोपी तो लिख ही दोगे, रूटीन ऐसा करके, जैसे अपन दैट्स हाउ हाउ आवर कंसल्टेंट्स, हाउ आवर प्रोफेसर्स राइट ऑन ओपीडी पेपर्स, आर रूटीन और एम माइक्रोस्कोपी। और अपन आंसर में एक पॉइंट इंक्लूड करने का, टू रूल आउट प्रोटीनूरिया। हमारे हमारे कंसल्टेंट्स, चाहे वो ऑप्थेल्म के हो या ऑप्शन गायनी की हो, हमको हमारे मैम हमेशा एक चीज बोलते हैं कि जब इन्वेस्टिगेशन लिख रहे हो तो दिमाग में एक चीज भरो कि क्यों कर रहे हो, किस चीज को रूल आउट करने के लिए कर रहे हो। तो यूनाइसिस टू रूल आउट प्रोटीनूरिया। ठीक है, तुमको एल्बुमिन ग्लोबुलिन अगर यूरिन में प्रेजेंट होंगे तो प्रोटीनूरिया होगा, अगर नहीं होंगे, क्योंकि देखो अभी पेशेंट की मेंटालिटी क्या होती है, रिपोर्ट नॉर्मल आ गया, पैसा वेस्ट हो गया। तो पेशेंट को कन्विंस करने को कि क्यों जरूरत है, भाई हम लोग क्या यूरिन टेस्ट कर रहे हैं ताकि तुमको प्रोटीनूरिया है कि नहीं है वो समझे अपने को। ठीक है, और यहाँ पर इंडिकेशन क्या हो सकता है कि पेशेंट को यूरिन बोल रही है कि कम कम पास हो रही है, सब बोल सकती हो, तो अपने वी शुड ये, और ये लाइन रूल आउट प्रोटीनोरिया लिखा पेपर में अच्छा लगता है, सामने वाला जो वो है जो आपका पैथोलॉजिस्ट है उनको भी समझेगा ना कि भाई टेस्ट क्यों कर रही है करके, उनको भी वो पेपर हमने सोचेंगे उस हिसाब से, दे विल बी केयरफुल। क्वांटिटी में फॉल बिलो 500 ml, ये जो है वो ओलिगो है, ये प्रोटीनूरिया। तो टू रूल आउट ओलिगो यूरिया एंड प्रोटीनूरिया यूरिनालिसिस करनी है। तो ब्लड एग्जाम, सीरम यूरिया, creatinine level is raised, uric acid level is raised, serum SGPT is elevated. ठीक है, बेसिकली टू टू रूल आउट abnormal functioning of kidney। ठीक है, अभी मेरा ये सेंटेंस थोड़ा सा गलत है, आई होप मुझे नेक्स्ट टाइम में सेंटेंस को इम्प्रूव कर पाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे अगर लिखने वाला तो मैं ये लिख दूंगा, टू रूल आउट abnormal kidney function या टू रूल आउट नेफ्राइटिस। ठीक है, सीआरपी बढ़ा है तो अपने को क्या बताएगा, इन्फ्लेमेशन, सीरम यूरिया क्रिएटिनिन क्या बताएगा, सब किडनी फंक्शन बताएगा ना, फिर है। ठीक है, तो हमेशा आंसर में लिखना है कि वो टेस्ट करने से अपने को क्या मिलने वाला है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, तो अभी अपन आगे बढ़ेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस, प्री इक्लेम्पसिया कॉम्प्लिकेशन। तो इमीडिएट क्या है, इक्लेम्पसिया, इक्लेम्पसिया का एक वो है, जस्ट इमीडिएट में इक्लेम्पसिया, अब्रप्शियो प्लेसेंटा, आईयूएफडी, आईयूएफडी, इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ, आईयूएफडी। क्योंकि जहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखना है वहाँ लॉन्ग फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है। ओलिगोयूरिया, एनूरिया, ऑप्थेल्मिक कंप्लेंट्स, आई कॉम्प्लिकेशंस, सेरेब्रल हेमोरेज, कोगुलेशन का फेलियर, डीआईसी, स्टिल बर्थ, प्रीमेच्योर बर्थ, फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन, पीपीएच, पोस्टमार्टम शॉक, कॉमा, डेथ ऑफ द मदर। ठीक है, उसके बाद रिमोट क्या है, क्रोनिक हाइपरटेंशन, क्रोनिक नेफ्राइटिस और रिकरेंट प्रीएक्लैम्सिया। मैनेजमेंट क्या है, एंटीनेटल केयर में फैमिली हाइपरटेंशन और सॉल्ट क्रेजीनेस, कुछ लोगों को आदत रहती है ना खाने के ऊपर नमक लेके खाने की, तो मना करना है। ठीक है, एडवोकेट में 5 to 10 ग्राम सॉल्ट अलाउड है, लेकिन उससे ज्यादा नॉट अलाउड। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली सोडियम आर्टेरियल लाइनिंग में कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिकल से बीपी बढ़ता है। दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन व्हाई व्हाई वी आर रेस्ट्रिक्टिंग द सॉल्ट, व्हाई में पूछा तो। ठीक है, उसके बाद फ्लूइड नॉट मोर देन 15 ml पर डे, प्रोटीन 90 ग्राम पर डे, मिल्क मीट, प्रोटीन 90 ग्राम जाना ही है तो उसमें मिल्क मीट एग। ठीक है, अभी अगर पेशेंट प्योर वेजिटेरियन सिर्फ मिल्क ही बचता है अपने पास तो प्रोटोल, प्रोटीन एक्स, प्रोटोबॉक्स कुछ दे सकते हैं, एग
एग इज अ वेरी गुड सोर्स और काफी अफोर्डेबल सोर्स अगर पेशेंट एगिटेरियन एटलीस्ट हो तो। ठीक है, रेस्ट, ठीक है, 2 आवर आफ्टरनून और 8 आवर्स स्लीप, मतलब 10 आवर्स। ठीक है, रेस्ट जो है वो, रेस्ट ग्रेजुअली एडेमा, लोअरिंग ऑफ हाई बीपी, डायरेसिस, इंक्रीजिंग यूट्राइनल प्लेसेंटा ब्लड फ्लो। ठीक है, टैबलेट डायजेपम दे सकते हैं, ठीक है, बट ये ना, ये टेक्स्ट बुक जो है वो दे आर थ्रोइंग इट, टैबलेट डायजेपम 5 to 10 mg, बस याद रखो। आई वोंट सजेस्ट कि आप पेपर में लिखो, कुछ काम करने से मना करो। ड्रग एनोसेडेटिव से शुरू किया, डायजेपम गिवन ओरली एट नाइट। सीवियर पीआईएच है तो लैरगेक्टिल और फेनेरगाम इंजेक्शन या फिर डायजेपम 10 to 20 mg आईवी, ये बेसिकली पेशेंट एडमिट रहेगा तो। ठीक है, डायूरेटिक में माइल्ड पीआईएच में फेरेसमाइड लैसिक्स 40 mg अल्टरनेट, और सीवियर माइल्ड में, और सीवियर में लैसिक्स 20 mg आईवी और आईएमएम इन स्टैट देना है, क्या देना है, स्टैट, और नेक्स्ट डे से लैसिक्स जो है वो ओरली फॉर 3 days। और हाइपरटेंसिव में रेसरपाइन, नेस्प्रेसोल, एडेल्फेन, सरपेसिल। ठीक है, सिर्फ रेसरपाइन याद रखो, 0.1 mg TDS। ठीक है, और आफ्टर 38 वीक्स अपने को इंडक्शन ऑफ लेबर करना है बाय आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, ऑक्सीटोसिन ड्रिप 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन में। अगर लेबर फेल्स टू प्रोग्रेस दिस फिटल डिस्ट्रेस, इमरजेंसी LSCS शुड बी डन। ठीक है, ये पेज मेरे ख्याल से हो गया, नेक्स्ट पेज। ठीक है, मैंने खत्म कर दिया अभी यहाँ पर। टू बी ऑनेस्ट मुझे मैनेजमेंट ये बुक में उतना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इसी दत्ता से जो मैनेजमेंट निकाला था वो मैं ओपन करता हूँ, तो तब तक आप थोड़ा सा मेरे साथ वो करो, कॉपरेट करो। 1 मिनट है, जस्ट ए सेकेंड। सॉरी, मैं थोड़ा सा, आपको लग रहा हो मेरे को जम, वो आई एम यॉर्निंग। कि मुझे बस वो चेंज करने दो स्क्रीन। एंड मुझे ऑनेस्टली मुझे मैनेजमेंट अच्छी नहीं लगी, और एग्जामिनर में भी एग्जामिनर को अच्छी नहीं लगेगी उस हिसाब से, क्योंकि एटलीस्ट मैनेजमेंट वाला पार्ट, हाउ योर कंसल्टेंट और हाउ योर प्रोफेसर टीचर्स यू, वैसे लिखो, दैट शुड बी बेटर, या एटलीस्ट जो स्टैंडर्ड बुक में दिया हुआ है उस हिसाब से। सो लेट्स सी, ये डीसी दत्ता के नोट्स है वर्ड टू वर्ड, मैंने बस बहुत काट छाट की है उसमें। मेरे जो मैम है प्रियंका कामले मैम, उन्होंने हम लोग को पढ़ाया था और ये होमवर्क दिया था, तो क्वेश्चन यही था, डेफिनेशन ऑफ पीआईएच, फिर कॉजेटिव फैक्टर्स एंड सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, बीपी ग्रेटर देन और इक्वल टू 140/90 फॉर द फर्स्ट टाइम इन प्रेगनेंसी विदाउट प्रोटीनोरिया बोला तो पीआईएच, सिर्फ पीआईएच बोला तो सर प्रोटीनोरिया नहीं होगी, और आफ्टर 20 फॉर द फर्स्ट टाइम। प्री इक्लैम्सिया में क्या है, पीआईएच प्लस प्रोटीनोरिया। पॉजिटिव फैक्टर्स जो है वो, ये पूरा वो प्लेसेंटा का है, ठीक है, जिसे स्टैंडर्ड बुक में दिया हुआ है, मैंने बोला ना, लेकिन इसको जाने दो। ठीक है, इसको जाने दो, ये सब अभी जाने दो, क्योंकि वो बुक का भी आप लिख लोगे थियरीज तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इट इज एक्सपेक्टेड कि भाई उतना हम कोई पीजी पीएचडी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर साइंस तो सेम है, अब नॉर्मल वेट गेन 450 ग्राम इन 1 वीक और 2.25 किलो इन 1 मंथ। आज में ब्लड प्रेशर में डायस्टोलिक फर्स्ट राइज होता है, बाद में सिस्टोलिक राइज होता है। ठीक है, और ये जो राइज होता है वो सडन होता है, एडेमा सडन है। पल्मोनरी एडेमा उसमें नहीं था। फिर सिम्टम्स में स्वेलिंग ओवर एंकल्स कैसे शुरू होती है, फिर टाइटनेस ऑफ द रिंग फिंगर, स्वेलिंग ऑफ द फेस, फिर होल बॉडी, फिर हेडेक, डिस्टर्ब स्लीप, अलार्मिंग है। ठीक है, यूरिन ओलिगोयूरिया, एपिगैस्ट्रिक पेन। ठीक है, यहाँ पर देखो, वहां पर वो बुक में सब जगह आई कंप्लेंट लिख के रखा है, लेकिन हाउ स्टैंडर्ड बुक डिस लगता है उसको स्कोटोमाटा लिखा हुआ है, स्कोटोमाटा। ठीक है, डिमनेस ऑफ कंप्लीट ब्लाइंडनेस, इन्वेस्टिगेशंस, उन्होंने वहां पर डॉपलर यूएसजी कराया ही नहीं था,
तो यूएसजी सोनोग्राफी आप, हाँ अभी देखो, इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम लोग ये लिख रहे हैं, ठीक है। तो डॉपलर यूएसजी और डॉपलर सोनोग्राफी, यूएसजी डॉपलर बहुत इंपॉर्टेंट है इस सिनेरियो में, लिखना है। उन्होंने मिस कर, देखो आयुर्वेदिक टेक्स्ट बुक आयुर्वेदिक पार्ट को अच्छे से पढ़ाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मॉडर्न पार्ट के लिए थोड़ा सा आई प्रेफर कि अगर स्टैंडर्ड बुक, क्योंकि एग्जामिनर आपके, हमारे जो कंसल्टेंट है, हमारे जो प्रोफेसर लोग हैं, वो लोग मॉडर्न पार्ट इसी तरह से ही पढ़ते हैं ना, तो दे एक्सपेक्ट अस। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले डॉपलर यूएसजी से मिस हो गया था, तो वो आने दो। फिर यूरिन उटेन में देखो टू रूल ऑफ, फिर ऑप्थेल्मिक्स को एग्जामिनेशन, सीबीसी में सीरम यूरिक एसिड कंटेनिंग सीआरपी, फिर एंटीनेटल फीटल वेलबींग असिस्टेंट असेसमेंट, डेली फीटल काउंट और एएफआई। ये जो पॉइंट जो वहाँ मिस हो गए थे उस नोट्स में या उस टेक्स्ट बुक में, वो प्लीज मिस नहीं करना। डॉपलर यूएसजी आंसर में आना ही चाहिए, ठीक है। यूरिन रूटीन तो उसमें पहले से था, ऑप्थेल्मिक भी था, सीबीसी था, एंटीनेटल फीटल वेलबिंग असेसमेंट इंक्लूड करो, एमनियोटिक फ्लूइडिक इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, डीडी फ्लूइड काउंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा वाले इसी दत्ता में डिटेल में दिए हुए हैं, लेकिन अभी अगर आंसर लिखना है तो ये मस्ट 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 आने दे इन्वेस्टिगेशन। अभी मैनेजमेंट देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर मैनेजमेंट में आपको कहीं पर भी सेडेटिव्स नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये मैनेजमेंट जो है वो आना चाहिए पेपर में। आई एम नॉट सीइंग कि दैट बुक इज रॉन्ग, ठीक है। हाँ आपके पास टाइम नहीं है, आपका एग्जाम अभी सर पे है, वो लिख दो, दैट्स गुड, बट नाउ, और क्योंकि मैंने बनाए इसे शॉर्ट नोट्स, तो इट्स बेटर हम वो लिखें पेपर में। सबसे पहले कैल्शियम सप्लीमेंटेशन करो 2 ग्राम पर डे, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है। प्री इक्लेम्शिया शुरू कब से होगा? हाइपरटेंशन से। तो हाइपरटेंशन में क्या है, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन कर दो, हाइपरटेंशन ही नहीं होगा। यहाँ पे एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट्स, लो डोज एस्पिरिन 60 mg भी स्टार्ट करते हैं। फिर बैलेंस डाइट 100 ग्राम डेली प्रोटीन डेली। उसके बाद एंटी हाइपरटेंशन, अभी लैबेटेलॉल, द चॉइस ऑफ ड्रग, द चॉइस ऑफ ड्रग फॉर हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी ही उन्होंने मेंशन नहीं किया था लैबेटेलॉल को। तो लैबेटेलॉल 100 mg टीआईडी और क्यूआईडी। यहाँ पे याद रखो कॉन्ट्राइंडिकेशन एस्मा और कार्डियक फेलियर। अगर पेशेंट ब्रोंकियल एस्मा की बीए की है या हिस्ट्री ऑफ कार्डियक डिसीज है तो फिर लैबेटेलॉल नहीं दे सकते। निफेडिपिन, ठीक है, निफेडिपिन 10 to 20 mg BID और हाइड्राडेजिन 10-25 mg BID ट्वाइस, ये थ्राइस। तो इसमें से कोई एक ही देते हैं, ठीक है, लेबेट्रिंगे या निफेडिपिन या हाइड्राडेजिन, ठीक है। दो तो याद रखो, लेबेटालॉल और निफेडिपिन। वो टेक्स्ट बुक के एंटी हाइपरटेंशन याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद रखो, लेबेटालॉल और निफेडिपिन, जिस तक मुझे दिया है वो। फिर MGSF4 बहुत इंपॉर्टेंट है, सीवियर प्रोफिलैक्सिस, सीजर सीवियर क्या बोल रहा हूँ, सीजर प्रोफिलैक्सिस के लिए। और फिर नाइट्रोग्लिसराइड और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और हम लोग पेशेंट को ना टोटल 4 ग्रुप में, 4 नहीं 3 ही ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। क्या बोला, पेशेंट को मैनेजमेंट करने के लिए ग्रुप ए, देखो ये ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी ओवर लग रहा होगा, लेकिन ये पेपर में लिखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका मैनेजमेंट ऐसा ही है, जिसे लगता है मैं ऐसा ही दिया है। तो आई वुड रियली एम्फेसाइज कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी करके लिखो। ग्रुप ए में क्या है, प्रेगनेंसी रिमोट है फ्रॉम टर्म, बहुत टाइम है डिलीवरी को, सिम्टम्स कंट्रोल हो रहे, तो पेशेंट को डिस्चार्ज दे दो। वीकली एएनसी ओपीडी के लिए इंस्ट्रक्शंस दो और काउंसिल करो, समझाओ। और इसमें फीचर्स क्या होंगे, प्री इक्लेम्पिया के फीचर सबसाइड हो जाएंगे और हाइपरटेंशन माइल्ड है, 160 का क्रॉस नहीं कर रहा है, 160 का बैरियर क्रॉस नहीं कर रहा है। ग्रुप बी में फीचर्स पार्शियल कंट्रोल हो रहा है। तो अभी ग्रुप बी में 2 सब डिवीजन हो जाएंगे, अगर बियॉन्ड 37 वीक्स है, 37 वीक्स होके जा चुके, इंड्यूस द डिलीवरी कर दो। अगर लेस देन 37 वीक्स है तो कैसे भी खींच के 34 वीक्स तक लेकर आओ एंड देन इंड्यूस द डिलीवरी।
ऑफ ए ग्रुप सी, इसमें क्या है कि फीचर्स परसिस्ट कर ही रहे, फीचर्स बढ़ ही रहे, तो काउंसिल करो कपल का, ठीक है। अगर डिलीवरी का टाइम है टर्मिनेट कर दो काउंसलिंग करके, और अगर 34 वीक्स के ऊपर है तो वी कैन डू स्टेरॉइड थेरेपी। स्टेरॉइड थेरेपी क्या करेंगे, डेक्सामेथासोन 6 mg/IM एवरी 12 आवर फॉर 4 डोसेस, ठीक है। ये स्टेरॉइड थेरेपी डेक्सामेथासोन अगर आपके आंसर में दिख रहा है ना, आपको डेफिनेटली 10 on 10 और 5 on 5 एग्जामिनर देंगे, डेफिनेटली। तो डेक्सामेथासोन 6 mg/IM एवरी 12 आवर फॉर 4 डोसेस, और बीटामेथासोन ड्रग ऑफ चॉइस है, इसमें क्या करते हैं 12 mg/IM 24 आवर्स फॉर 2 डोसेस, ठीक है। तो ग्रुप ए में अगर कंप्लीटली कंट्रोल हो गया और डिलीवरी का टाइम है डिस्चार्ज। ग्रुप बी पार्शियल कंट्रोल है, अगर 37 वीक से ज्यादा की, अगर उसमें अगर 37 वीक से ज्यादा की प्रेगनेंसी डिलीवरी करा दो, लेस देन 37 वीक्स है तो 37 वीक्स तक खींचो कैसे भी, सिम्टम्स माइनस करके और डिलीवरी कर दो। ग्रुप सी फीचर्स बहुत परसिस्टेंट है, बीपी शूट अप करते जा रहा है, डर लग रहा है, पेशेंट से बात करो, काउंसलिंग करो, हायर इन कॉल इन योर सीनियर्स, काउंसलिंग कराकर टर्मिनेशन, ठीक है। और अगर 37 वीक से कम और 34 वीक से, अगर 34 वीक से ज्यादा है लेकिन 37 वीक से कम है, तो प्रेगनेंसी को डिलीवरी करने के लिए स्टेरॉइड थेरेपी इंड्यूस करो। उसमें बेटामेथासोन अगर देना तो 12 mg/IM 24 आवर्स अपार्ट, मतलब 12 mg/IM देना है तो 24 आवर्स अपार्ट 2 डोसेस, और डेक्सामेथासोन देना है तो 6 mg/IM एवरी 12 आवर्स फॉर 4 डोसेस, ठीक है। 6 mg है तो 4 हो गए 12 आवर्ली, 12 mg है तो 2 डोज डेक्सामेथासोन और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बेटामेथासोन ड्रग ऑफ चॉइस, कभी नहीं बोलना ड्रग ऑफ चॉइस। स्टेरॉइड थेरेपी से अभी आप स्टेरॉइड थेरेपी लिख लोगे एग्जाम, आपको मैम बोलेगी पेपर में क्या क्या होगा स्टेरॉइड थेरेपी से, नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम प्रिवेंट होगा, मैटरनल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया प्रिवेंट होगा, ये आईवीएच मुझे क्लिक नहीं हो रहा है, मैं क्यों लिखा हूँ आईवीएच, आईवीएच मुझे याद नहीं आ रहा है, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज नहीं, आईवीएच वो नहीं होगा, आईवीएच आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल मैंने आईवीएच क्यों लिखा, डिसे लगता है मैं लिखा है लेकिन रीजन होगा उधर। और स्टेरॉइड थेरेपी में क्या है, लेसिथिन आता है जो कि पल्मोनरी सर्फेक्टेंट को सिक्रेट करता है, और वो अपना जो है वो लंग सर्फेक्टेंट लंग को फंक्शनिंग में हेल्प करता है। तो हमारा यहाँ पर सिर्फ एक टॉपिक कवर हुआ, पीआईएच या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ठीक है। कहाँ गया, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या पीआईएच हम लोग ने अभी कवर किया। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम लोग आगे का देखेंगे, ठीक है। अभी के इतना इनफ है, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।